हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। आज हम करने वाले हैं भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.1। यार एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टफ, तो आ जाओ साथ में सारे के सारी एक्सरसाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों मैं आपको साथ में कॉन्सेप्ट्स बताते चलूँगा और रूल क्या है हमारा। यहाँ पे आपको दिखेगा क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लो यार, है ना। तो आप इसको ये समझो आप मेरे साथ बुक खोल के बैठ गए हो और अपन क्वेश्चन देखेंगे। आप पहले टाइम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सोल्यूशन तो अपन साथ में करने ही वाले हैं। दोस्तों आ जाओ, मेरा नाम है विक्रांत किरार, आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और चल रहा है अभी अपना 10th टॉपर्स बैच। सो लेट्स बिगिन एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है यार, आज आने वाला है, मजा आएगा, आ जाएगा दोस्तों मजा। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो दोस्तों करना क्या है आपको, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को देखो 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 देखो, क्वेश्चन को कॉपी में लिख भी लो। देखो क्या होगा, बाद में आप कभी रिवाइज करना चाहोगे तो क्वेश्चन लिखा होना चाहिए आपकी कॉपी में। तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ऑप्शंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें बोला क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री 2 हो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं भैया हमारे पास डिग्री 2 है, एक्स जो कि हमारा वेरिएबल है यहाँ पर, उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वन ऑफ द जीरोस। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ, मैं थोड़ा भी आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। पी एक्स की वैल्यू लिखी हुई है हमें k-1 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स, और क्या लिखा हुआ है +1। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम एटमोस्ट उतने रूट्स हो सकते हैं। मान लीजिए इसके कुछ रूट्स हैं, या रूट्स या फिर जीरो जिसको बोला जाता है, वो है एक अल्फा, वो है एक बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अगर मैं x की जगह पर अल्फा रख दूं तो भैया ये पूरी जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो जाती है जीरो, इसीलिए इसका नाम भी जीरो होता है। तो भैया x की जगह अल्फा रख दो या x की जगह बीटा रख दो, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। ये तो हो गई अपनी थ्योरी। चलो यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, आगे कैसे बढ़ेंगे आओ देखो। इन्होंने बोला है कि इफ वन ऑफ द जीरोस, इसके 2 जीरो थे, उनमें से कोई सा एक -3 है, मान लो बीटा की वैल्यू -3 थी, तो बताओ k की वैल्यू क्या रही होगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पी एक्स में x की जगह अगर मैं इसके जीरो वाली वैल्यू रख दूं, x की जगह -3 रख दूं, तो ये पूरा का पूरा जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो हो जाती है जीरो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भैया, p ऑफ -3, इसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो होनी चाहिए। कितनी आती है, देखो यहाँ पर x की जगह पे -3 रखते जाओ तो ये बन जाता है मेरे पास k-1 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह तो -3 रखना है, तो -3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, गलती मत करना, सिली मिस्टेक्स यहीं पे होती हैं, अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखना चीज़ों को। प्लस k मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स की जगह रख दो -3 +1, ये आ गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -3, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों जीरो। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये अब एक इक्वेशन बन चुकी है जहाँ से हम k की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आई होप आता जा रहा होगा। आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ से -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 इंटू क्या हो जाता है k-1, ये पीला रंग कहाँ से गया, 9 इंटू k-1 प्लस, अच्छा ये प्लस की जगह -3k हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख दूंगा -3k +1, इसकी वैल्यू आनी चाहिए जीरो। यहाँ से ज़रा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाता है 9k -3k, बच जाता है हमारे पास 6k, फिर बचता है मेरे पास -9 +1, तो होता है -8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाती है, देखो ये -8 उधर जाएगा तो कितना हो जाता है +8, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो 6k इज इक्वल टू +8। k की जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है 8/6। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इसको काट लोगे तो आ जाता है 4/3। ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर, 4/3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने भी साथ साथ में सॉल्व कर लिया है, कर लिया है भैया तो लिख लो
अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is, हमें जीरोस दे दिए हैं दोस्तों, हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है। या तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हो या आप चेक कर सकते हो, हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे 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 बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या होते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मान लो इसके दो जीरोस होते हैं, एक को बोलता हूँ मैं अल्फा, एक को बोल देता हूँ बीटा। हमारे पास क्या रिलेशन होता है अल्फा और बीटा का? देखो, सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हमारा जो सम ऑफ जीरोस होता है वो यहाँ से आप देख सकते हो, वो माइनस बी अपॉन ए होता है। कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो अल्फा बीटा, उसको अगर मैं बोल दूं तो उसकी वैल्यू दोस्तों यहाँ से होती है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो ये होता है हमारे पास सी अपॉन ए। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हमारे पास जीरोस की वैल्यू है -3 एंड 4। तो आप यहाँ से पॉलिनोमियल को बना सकते हो या फिर इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ज़रा क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अरे सॉल्व, आया सोल्यूशन। दोस्तों देखो, इसको दोनों तरीके से करेंगे, है ना? दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 1, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में मैं, अगर मुझे ज़ीरोज़ दिए हुए हैं तो मैं बोल दूंगा भैया हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी जो वैल्यू आ जाती है कितनी आ जाती है? एक ज़ीरो ये है, दूसरा ये है, तो ये होता है -3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू +1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भैया? एक ज़ीरो -3 है, दूसरा 4 है, तो होता है -3 इंटू 4, है ना? ये हो जाता है मेरे पास, क्या था ये? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3 इंटू 4, ये आ जाती है मेरे पास -12। पॉलिनोमियल बनाया जाए दोस्तों। पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं। रुको, हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ जीरोस यानी -b अपॉन ए कितना आ रहा है? सम ऑफ जीरोस ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है -b अपॉन ए। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करूं, सम ऑफ ज़ीरो होता है -b अपॉन ए। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में b की जो वैल्यू है वो खुद -1 है। देखो नेगेटिव हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो -(-1) डिवाइडेड बाई a की जो वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आती है 1। देखो दोस्तों, हमारा सम ऑफ ज़ीरोस तो करेक्ट आया है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए। वो वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 12/1, 12/1 जो आ रहा है मेरे पास 12। अगर मेरे पास ज़ीरोस -3 और 4 होते जैसा क्वेश्चन ने बोला है, तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू -12 आनी चाहिए थी। यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अभी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे। दूसरा मेथड भी बताऊंगा जिसमें ये सब नहीं करना पड़ता है। चलो जी, यहाँ पे चेक किया जाए। अगर मैं इस वाले, अब मैं यहाँ पर ही लिखना शुरू करूँगा, देखो डायरेक्ट लिखेंगे हम। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस कितना होता है? -b अपॉन है। दोस्तों यहाँ पे b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, सम ऑफ ज़ीरो आता है -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1 आ रहा है ना? -1 की वैल्यू आ रही है। हमारे पास जो गिवन ज़ीरोज़ हैं उसके हिसाब से सम ऑफ ज़ीरो +1 आना चाहिए था, यहाँ -1 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आओ दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखें। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है
माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस का हाफ है, बी की वैल्यू है माइनस का हाफ, तो ये जाता है माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1/2। तो ये जो आता है हमारे पास, सॉरी माइनस बी अपॉन ए होता है दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो -1/2 थी, एक माइनस फॉर्मूले का लगा हुआ है, फॉर्मूले का भी एक माइनस है, देखो माइनस बी अपॉन ए, तो ये प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास +1। देखो ये मैच कर गया, सम ऑफ जीरोस तो +1 आना चाहिए था, ठीक है आ रहा है। आइए दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू होती है c अपॉन ए। यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो है -6, तो -6 डिवाइडेड बाय a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दोस्तों x² का कोफिशिएंट वो है 1/2, दिखाई दे रहा 1/2 है ना, 1/2, तो ये आ जाता है -12। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। आओ ज़रा ऑप्शन डी को भी हम चेक ज़रूर करेंगे, हम ऑप्शन नंबर डी को चेक ज़रूर करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो जी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर है दोस्तों। जगह की थोड़ी आज कमी महसूस हो रही है। ऑप्शन नंबर डी के लिए अगर मैं सम ऑफ ज़ीरो की बात करूँ, इसके भी कुछ जीरोज होंगे, उनका सम आ जाता है -b अपॉन ए। यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो है 2, माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ था, b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, वो भी है 2, इसकी वैल्यू आ जाती है -1। हमें जो रूट्स दिए हुए थे उसके हिसाब से सम ऑफ जीरो की वैल्यू +1 आनी चाहिए थी भैया, इस वाले में -1 आ रही है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें कुछ ज़ीरोज़ दिए हुए थे, हमने चेक किया कि भैया अगर ये ज़ीरोज़ होते हैं तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू -b अपॉन ए जो इक्वेशन से निकलती है वो +1 आनी चाहिए थी। हमने हर एक में चेक किया भैया कहाँ कहाँ है, तो सिर्फ वो यहाँ पर ही हमें दोनों वैल्यूज़ मैच होती हुई दिखी, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, आ जाओ इसी को क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, मेथड 2। हमने दोस्तों सीखा है कि पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाया जाता है। अगर मान लो मुझे ऑप्शन देते ही नहीं, अभी ऑप्शन नहीं है और मुझे बोलते भैया एक पॉलिनोमियल बना दो जिसके हमारे पास जो ज़ीरो होते हैं वो -3 एंड 4 हैं, तो पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है दोस्तों। हमारे पास अब की बार इसका मैं नाम px रख दूँ, पॉलिनोमियल का कुछ नाम रखना पड़ता है, px नाम रख देते हैं। px की जो वैल्यू होती है वो होती है भैया k आता है यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर होता है हमारे पास x², ठीक है, फिर उसके होता है माइनस, फिर होता है मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ टाइम्स x, फिर होता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स बनाया करते हैं। अगर मेरे पास ज़ीरोज़ -3 एंड 4 हैं, अगर मेरे पास ज़ीरोज़ -3 एंड 4 हैं तो ये सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू +1 आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों ये +1 आनी चाहिए। अगर मेरे पास ज़ीरोज़ -3 एंड 4 हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू आती है -12, तो ये वाली वैल्यू दोस्तों -12 आनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जो px की वैल्यू आने वाली है वो आ जाती है k मल्टीप्लाइड बाय x² -x है। देखो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू +1 है लेकिन एक माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है तो -x आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो खुद हमारे पास -12 आया है, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। k की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, हमें अलग अलग पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। इन्हीं दो गिवन रूट्स पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, k की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ। अब ज़रा चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आओ दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, अगर मैं k की वैल्यू 1 रख देता तो x² - x आता, लेकिन हमारे पास -12 आता है, ऑप्शन ने +12 दे दिया, भैया ये ऑप्शन नहीं है। इधर आके देखो x² + x + 12, यहाँ मैं k की कोई भी वैल्यू रख दूँ आप ये लेके नहीं आ सकते, है ना, प्लस माइनस का झोल यहाँ पर भी थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं k की वैल्यू इफ़
k इज इक्वल टू 1/2 ले दूं तो हमारे पास जो पी एक्स की वैल्यू है दोस्तों वो आ जाती है, कितनी आ जाती है, k की जगह हाफ ले लो, ये कितना हो जाता है x² माइनस x/2 -6। क्या दोस्तों यही पॉलिनोमियल लिखा हुआ है? यस, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन डी को भी चेक कर लेते हैं। भैया मैं अगर k की जगह 2 ले लूँ तो ये 2x² हो जाता है, -2x -24 होता है, यहाँ पे इन्होंने +2x दिया हुआ है, तो भैया डी भी अपना करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेम क्वेश्चन को दो तरीक़ों से सॉल्व कर लिया। पहले मेथड में हमने देखा कि भैया अगर ये रूट थे तो सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना आता है। हर एक ऑप्शन के लिए हमने सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल के देखा, हमें पता चला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही मैच कर रहा था। दूसरे ऑप्शन में हमने कहा यार हम हर एक को चेक करने क्या जाएं, हमने तो एक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ही बना दिया कि अगर ये ज़ीरोज़ होते हैं तो ये पॉलिनोमियल आते हैं। फिर हमने चेक किया यार इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस फॉर्मूले में के की कोई वैल्यू रखने से आ सकता है, जो था हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो दोस्तों, लिख लिया। आओ दोस्तों आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ज़रा मुझे देखने दो, ये सवाल अच्छा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओए होए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू, उसके कुछ जीरोज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें अब ए और बी की वैल्यू पता करनी है। इतना अच्छा सवाल है, चैप्टर 2 में चैप्टर 3 को घुसाया गया है। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करने जाओगे? यहाँ पर दोस्तों देखो हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, हमें पॉलिनोमियल दिया है भैया पी एक्स से कुछ भी नाम रख दो आप इसका, x² प्लस a+1 टाइम्स x प्लस b। अब इसके दो जीरोस हैं, एक है 2 और है हमारे पास -3। यहां से दोस्तों हमारे पास सम ऑफ जीरोस की एक वैल्यू निकलेगी, यहां से आप निकाल सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की दूसरी वैल्यू निकलेगी, वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। और उसके बाद आप ए और बी की कुछ वैल्यू को निकाल पाओगे। दूसरा तरीका करने का क्या है, मान लो आपको ये चीज़ नहीं आता। देखो जीरो का मतलब क्या होता है, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह 2 डाल दूं तो भी a और b बचा रहेगा इसमें, है ना। मुझे नहीं पता a और b की वैल्यू कितनी है, कुछ वैल्यू फिर भी आएगी, लेकिन हमें क्या पता है, ज़ीरो तब होता है जब हमारे पास ये पूरी की पूरी, अगर x की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो भैया यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आएंगी, एक बार आप x की जगह 2 रख दो तो a और b में कुछ रिलेशन आ जाएगा, दूसरी बार आप x की जगह -3 रख दो तो भी कुछ यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, वो भी इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो आपके पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, ए और बी में आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको जो मर्जी तरीका अच्छा लगे वो करो, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपन देखते हैं सोल्यूशन। बहुत अच्छा सवाल, और दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। पहले हम देखते हैं मेथड नंबर 1 है, यहाँ पे लिखेंगे मेथड, अरे भैया सिंपल हो जा, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम चेक करेंगे हमारी जो थ्योरी है इस चैप्टर वाली, उसी को लगाएंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। मान लेते हैं हमने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे कर लेंगे। आ जाओ दोस्तों, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो ज़ीरोज़ होते हैं तो हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, SOZ, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाता है यहाँ पर 2 प्लस -3, दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर दिया तो वो वैल्यू भैया -1 होनी चाहिए। यहाँ से देख करके सिर्फ इस पॉलिनोमियल को, इतने को देखो, यहाँ से देख करके हमारा सम ऑफ ज़ीरो कितना आता है, हमारा सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आनी चाहिए, वो होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब मैं उसको लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अलग b और a दे दिया, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। देखो सम ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस यहाँ वाला कोफिशिएंट विच इज़ a+1 डिवाइडेड बाय यहाँ वाला कोफिशिएंट, है ना, वो है यहाँ पर 1। सम ऑफ ज़ीरो यहाँ से करो या यहाँ से करो, दोनों वैल्यूज़
बराबर आनी चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें पता चल जाता है, यहाँ से हमें पता चल जाता है भैया -a+1 यानी कि माइनस का a+1 इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि दोस्तों ये सॉरी -1 होता है ना, -1 यानी दोस्तों a+1 की वैल्यू 1 होती है दोस्तों। यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू आने वाली है 0, a की वैल्यू आने वाली है 0, a की वैल्यू 0 आने वाली है। ऐसा एक ही ऑप्शन है। आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी समझेंगे पूरा सॉल्व करके। आओ आगे चलते हैं। यहाँ इतनी जल्दी रुकने की कोई बात ही नहीं है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। लाल रंग दिख रहा है क्या? लाल रंग दिख रहा है डकारें आ रही हैं। चलो जी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो भी चेक किया जाए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दोस्तों, हमें ज़ीरो दिया हुआ है 2 एंड -3, 2 एंड -3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आती है 2 मल्टीप्लाइड बाय -3। ये वैल्यू आनी चाहिए -6 के बराबर। ये वैल्यू आनी चाहिए -6 के बराबर। अच्छा, इसे भूल जाओ, अब सिर्फ इतने पे फोकस करो। अगर सिर्फ इतने से हम चेक करें तो हमने क्या सीखा है? जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू होती है, अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है C/A। लेकिन फिर A दोनों यहाँ पे दिया हुआ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाती है C, यानी कॉन्स्टेंट टर्म दी हुई है उन्होंने B डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर दोस्तों दरअसल 1 लगा हुआ है, वही हमारा कोफिशिएंट है, तो B/1 आ जाएगा। और यहाँ से B/1 जो आया है, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, है ना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास आ जाती है वैल्यू, सीधा आ जाता है यार, b इज इक्वल टू -6। यहाँ पे देखो b की वैल्यू -6, तो अभी भी आंसर सेम ही है, आंसर में कोई भी गलती नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। इसी को करने का थोड़ा गंदा और थोड़ा लंबा तरीका क्या हो सकता है, वो भी आपको बता ही देता हूँ। मेथड 2 लिखो। ऐसा नहीं करना है, पर पता होना चाहिए मेथड 2 क्या कहता है। मेथड 2 कहता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस वैल्यू x, इस वैल्यू x, कोई सी भी वैल्यू रख दो x की, 0 हो जाएगी, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इसका 0 है, मस्ट बी इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रख दो। x की जगह 2 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, x की जगह दोस्तों 2 रखेंगे तो क्या आ जाता है मेरे पास 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस a+1 इंटू 2 प्लस a+1 इंटू 2 प्लस बी, और इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में x की वैल्यू ये रख देते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसीलिए तो उसका नाम 0 होता है। आओ दोस्तों, यहाँ से अपने पास वैल्यू हो जाती है, देखो क्या हो जाता है, 4 + 2a + 2 + b इज इक्वल टू 0। या फिर इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर दूँ तो दोस्तों मेरे पास यहाँ से आ जाता है दिस एम्प्लॉयज़, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2a + b + 6 इज इक्वल टू 0। बोल दूंगा इसे इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, सेम चीज़ करेंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू, जब हमारे पास x की वैल्यू -3 है, फिर से वैल्यू 0 आनी चाहिए। x की जगह -3 रखो, x की जगह -3 रखते ही क्या आ जाता है, -3 का स्क्वायर, ऑल राइट, प्लस a+1 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -3 प्लस b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। ये आता है मेरे पास 9 प्लस नहीं होगा दोस्तों, 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आ जाता है दोस्तों, यहाँ से मेरे पास आ जाता है b -3a + 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई दोस्तों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप देखोगे इस तरीके के सवाल, दो वेरिएबल हैं a और b यहाँ पर हैं, दोनों में आप दो इक्वेशन है सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो a और b की सेम वैल्यू आने वाली है। ऑब्वियसली ये मेथड ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हमें करना यही वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते थे ऐसे क्यों नहीं कर सकते, कर सकते भाई, ऐसे भी कर सकते हो, आप कर दोनों तरीके से सकते हो, लेकिन करना हमें ये वाला तरीका है। ठीक है, यहाँ पे फटाक से हमारा आंसर आ गया था, डायरेक्ट आ गया था, आपने देखा होगा, इतने से अपन ने सॉल्व करके टिक मार्क कर दिया था।
तो बहुत अच्छे सवाल है, दोनों मेथड का पता ज़रूर होना चाहिए। लिख लो इसको, लिख लो, क्योंकि अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5। अब ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है। हमने क्या देखा था, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है, अगर मेरे पास कोई भी दो ज़ीरोज़ लेने हैं, अल्फ़ा और बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स होता है भाई, टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलते हैं, ये होता है। अगर मुझे ज़ीरोज़ -2 and 5 दिया, या कोई भी दो ज़ीरोज़ दे देते, तो भैया ये वाली वैल्यू फिक्स हो जाती है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो के है, इसकी कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, है ना, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 2000 ले लो, कुछ भी ले लो, हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आएंगे, राइट। तो इनफाइनाइट ज़रूर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन मोर देन 3 एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मोर देन 3 बिकम्स आर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बहुत ही अच्छा सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। लिखो इसको, हाँ, थ्योरी लिख लेना भैया, और इस तरीके से लिख लेना, अच्छा अच्छा, है ना, जो जो मैं लिख रहा हूँ उतना तो अपनी कॉपी में लिख ही लेना। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ये हिंदी में, क्योंकि मुझे मालूम है लोग बाद में भूल जाते हैं। तो जब वो रिवाइज़ करने आओगे ना आप, आज से 3 महीने 4 महीने बाद, तब आपको ये चीज़ें देख कर हाँ एकदम से याद आ जाएगा। तो इसलिए अभी भले ही आपको लग रहा है हाँ ऐसे ही तो होता है, क्या लिखने की क्या ज़रूरत है, लिख लो, ट्रस्ट मी, लिख लो, तुम्हारे कुछ मार्क्स बच जाएंगे ज़िंदगी में। आओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओए होए होए, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया आपकी बात है, उसका एक जीरो की वैल्यू जीरो है, बढ़िया, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। अब ये सवाल कैसे करोगे, यहां पर दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी लगती है। अच्छा, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक मतलब कि डिग्री 3 का है, डिग्री 3 का है, देखो यहाँ पे डिग्री 3 एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है, इसके 3 जीरोस हो सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। तो मान लो अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा, उसके 3 जीरोस होते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो पॉलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी वैल्यू होती है, देखो दोस्तों, के तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं हम बाहर, के तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं अलग अलग, क्योंकि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो इसको हटाओ। फिर आगे यहाँ पर हम सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसी कुछ चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। मेरे साथ लिखना सीख लो, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल सा एक्स का क्यूब, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता था, आपको याद होगा, हमारे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स हुआ करता था, यहाँ पर 3 जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स, अब एक्स क्यूब के बाद आता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक एक डिग्री कम होती जाती है उधर जाओगे तो, ठीक है। फिर एक और टर्म आती है, अब देखो ये प्लस का था, फिर माइनस का था, फिर प्लस का आता है, फिर से प्लस का आएगा, क्या आएगा, अभी ये सिंगल सिंगल थे, अब डबल डबल हो गए आएंगे, डबल डबल हो गए आएंगे का मतलब क्या होगा, पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा, प्लस फिर इन दोनों को कर दो, वो हो जाता है हमारे पास बीटा गामा, प्लस फिर इन दोनों को करो, गामा अल्फा भी तो रह गया, तो ये गामा अल्फा, इतना टाइम्स हो जाता है हमारे पास एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको अपन इधर ले लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी दूर जाने की, है कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अभी एक और टर्म बची है, देखो कांस्टेंट टर्म बची है, देखो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव था, अब फिर आएगा नेगेटिव, अभी सिंगल सिंगल थे, अब डबल डबल हुए, अब ट्रिपल हो जाएंगे, ट्रिपल क्या हो जाता है, अल्फा बीटा गामा, ब्रैकेट बंद, ये अपने पास फॉर्मूला होता है क्यूबिक वाला, ठीक, बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया। हिंट क्या दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया वन ऑफ द जीरोस
ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। यानी कि अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा 3 होते, इनमें से एक किसी को आप 0 मान लो, मैंने अल्फा की वैल्यू 0 मान ली, मान ली, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है। अच्छा, इन्होंने एक जनरल फॉर्म भी यहाँ पे लिखी है, जनरल फॉर्म में भी आपको मैं कन्वर्ट करवा देता हूँ। अगर मान लो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू है, अगर मेरे पास पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि यहाँ पे एक जनरल फॉर्म दी हुई है हमारे पास। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसमें से मेरे पास आता है, देखो ये वाली जो टर्म है मेरे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वैल्यू होती है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है, माइनस लगाया, ये होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अगर मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, 3 वाला ये वाला ले रहा हूँ है ना, दो दो मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी c बाई ए, इसकी वैल्यू आती है c बाई ए सब में डिवाइड होता है। और अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा तीनों को ही ले दूँ एक साथ मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, d माइनस डी अपॉन ए। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस यहाँ पे था और a तो तीनों में ही डिवाइड होता है। तो ये अपना बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया भैया, अब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों इतना बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको लग रहा हो ओ माय गॉड कितना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो उन्होंने क्या बोला कि यार इन 3 जीरोज में से किसी एक की वैल्यू 0 है। मान लो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो उन्होंने पूछा बचे हुए 2 का प्रोडक्ट कितना होगा। उन्होंने बेसिकली पूछ लिया यार बीटा गामा की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं सिर्फ इतना सा देख करके सोचूं तो मैं दिमाग घूम जाएगा, भैया बीटा गामा कैसे पता करूं, ना मुझे बीटा पता ना मुझे गामा पता। लेकिन फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जरा यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 डाल दूं, तो दोस्तों यहाँ से मुझे नहीं पता चल जाता क्या, यहाँ से मुझे नहीं पता चल जाता कि यार अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ओए ये क्या हो गया, अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। बीटा गामा, ये रहा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, फिर से हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू आती है भैया c बाय ए के बराबर। क्या हमसे यही नहीं पूछा गया था कि यार बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, तो वो है c बाई ए। दोस्तों c बाई ए यहाँ ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल था दोस्तों, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन अगर आपको ये सब पता है तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट आंसर आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी घुमा फिरा करके दिए जाते हैं। जैसे यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूँ इसी में कि यार इनमें से एक की वैल्यू 0 थी, तो कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, क्या है कांस्टेंट टर्म, डी है ना। डी क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों जब मल्टीप्लाई होते हैं, अरे अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर होगी ही नहीं। तो इस तरीके से कुछ वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा सवाल हो जाता है। लिख लो इसको दोस्तों, लिखो 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 लिख लो, आज मज़ा आएगा, आज सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये वैसे ही कुछ सवाल है ना, वैसे ही कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है। इसमें बताया इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन को लिख लेना, फॉर्मूला मैंने आपको पिछले स्क्रीन में दिखवा दिया है, फॉर्मूला आपके पास लिखा ही हुआ है। अब दोस्तों आपका काम है वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आओ सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो अब यहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं दी, कुछ ऊपर नीचे कर दिया, कुछ थोड़ा इन्होंने इधर उधर चीज़ों को कर दिया है। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वो नहीं है, इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चलो क्या किया है
लिखते हैं इसको। हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका एक जो ज़ीरो है वो है -1, दूसरा ज़ीरो मुझे नहीं पता, अल्फ़ा बोल देता हूँ, तीसरा ज़ीरो मुझे नहीं पता, उसको बीटा बोल देता हूँ। करेक्ट। हमें अब यहाँ से कुछ दिमाग लगा लगा करके इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, दिमाग लगा लगा करके कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अच्छा आ जाओ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो तीनों ज़ीरोज़ का सम होता है वो क्या होता है, मैं आपको एक बार पिछली स्क्रीन दिखाता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। हमारे पास तीनों ज़ीरोज़ का जो सम होता है वो होता है -b/, माइनस बी यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाली का कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो आता है मेरे पास -1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तीनों ज़ीरोज़ का जो सम है उसकी वैल्यू आती है -a डिवाइडेड बाय 1, -a डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है कि इसको ऐसे ही छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, हमसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज, इन्होंने हमसे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पूछी है, ये कितनी होगी। चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इसको मैं मार्क कर दूंगा भैया, ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे चले। अच्छा, लास्ट टर्म वाला देखते हैं एक बार, कांस्टेंट टर्म क्या होती थी हमारे पास। अगर मैं तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दूं, -1 मेरा एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो अल्फ़ा है, दूसरा ज़ीरो मेरे पास बीटा है, तो अगर मैं तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई करता हूं, जरा एक बार फॉर्मूला देख करके मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है -d/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए, और नेगेटिव में। आओ दोस्तों यहाँ पर देखो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर अब की बार c है, -c भी आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 ये आ जाता है। हमें अल्फ़ा बीटा पूछा है, यहाँ से मुझे पता चलता है भैया अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है c के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अगर ऑप्शन सी है तो मेरा आंसर आ गया। क्या यहाँ पे कहीं ऑप्शन सी दिया हुआ है? ऑप्शन सी दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी दिया ही नहीं है यहाँ पर। ओके, मुझे कुछ करके सी की वैल्यू पता करनी होगी, सी की वैल्यू पता करनी होगी। कैसे मैं सी की वैल्यू पता कर सकता हूँ दोस्तों? अब देखो, बहुत बढ़िया, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कि भैया इस पॉलिनोमियल में अगर x की जगह -1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि -1 इसका एक ज़ीरो है। ठीक है, रखो ज़रा इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1, तो ये क्या बन जाता है, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c, इसकी वैल्यू 0 होने वाली है। दोस्तों आंसर मेरा सी है, लेकिन सी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ए और बी की टर्म्स में ही है, तो मुझे सी की जगह ए और बी की टर्म्स में इसको लेके आना है। हमने ये जो अभी अभी किया था ये अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी काम का नहीं रहा, हमारा आंसर उधर से आने वाला है। ठीक है, हमारा आंसर इधर से आने वाला है। तो देखो यहाँ से 0 इज इक्वल टू -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी, हमें c की वैल्यू पता करनी है। यहाँ से दोस्तों मुझे पता चल जाता है, देखो c इज इक्वल टू, ये सारे के सारे दूसरी तरफ जाएंगे, सबके साइन बदल जाएंगे, वो हो जाता है मेरे पास 1 -a प्लस बी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 है, माइनस का a है और b है, दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल था हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको मैं ऐसे काट देता हूँ, बोल देता हूँ ज़रूरत नहीं। इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, वो गलत नहीं था प्रोसीजर, ज़रूरत पड़ी नहीं, आप कंफ्यूज ना हो बाद में, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से काट के लिख दिया है। तो दोस्तों लिख लेना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल इसको भी बोला जाएगा, है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं रही, डायरेक्टली हमने तीनों को प्रोडक्ट को कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू पता चली, भाई अल्फा बीटा की वैल्यू तो सी आनी चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन में था नहीं, तो हमने सोचा यार क्यों ना हम ऐसा करें, -1 एक ज़ीरो है तो पॉलिनोमियल में x की जगह -1 डाल देते हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। यहाँ से हमें c, a और b में एक रिलेशन मिला और c की वैल्यू हमारे पास कुछ आ गई, और वही c को हमने यहाँ पर
देखा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़िया सवाल बोला जाएगा, बहुत बढ़िया, लिखो इसको। और अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ, आ जाओ, लिख लो उसको। देखें क्वेश्चन कैसा है। ये दिमाग वाला सवाल है। बिल्कुल इसमें क्वेश्चन में पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाओगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ज़रा वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। कितनों का सही आया ये आंसर? कितनों का सही आया? आओ देखें। द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, और ये एक पॉलिनोमियल है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इसके कुछ जीरोज होंगे। लेट से एक ज़ीरो है अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो है बीटा। हमें अल्फ़ा और बीटा पता नहीं करना है, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं उनको देख करके मुझे लग रहा है इसको सॉल्व करने गया तो भैया बहुत टाइम लगेगा, तो उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हालांकि इसके सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है इसके रूट्स निकाल करके फिर आंसर ही बता दे भैया इसके रूट्स क्या हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें करना क्या है अब वो देखो। दोस्तों अगर इसके अल्फा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, हमारे पास, इसी को अब मैं कंपेयर करके लिखूंगा दोस्तों, है ना। इसी को अगर मैं कंपेयर करके लिखूं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ये 99 जो है हमारे पास, यहाँ से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू, अरे खराब हो गया, देखो दोस्तों खराब हो गया, ये चल नहीं रहा। अरे चल जाए यार, यहाँ पे कुछ हो गया, क्वेश्चन करने नहीं देगा ये। ओ नो, होता रहता है इसको कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है -b/a। दोस्तों यहाँ कोफिशिएंट्स को मैच करके देखोगे, b की जगह 99 है, a की जगह पे 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है -99। ठीक, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा उसकी वैल्यू होती है c/a। दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, c की जगह 127 है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 127। अल्फ़ा बीटा दो नंबर हैं, दोनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 127, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। देखो ऑप्शन में ही पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी बातें करी गई हैं, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स में अगर मैं थोड़ा सोचने की कोशिश करूं तो मुझे क्या पता चलता है, अगर अल्फा बीटा दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ रहे हैं तो या तो मेरे पास दो केस बनते, केस 1 और यहाँ पे लिख दूँ मैं केस 2। पहला केस बोलता है हमारे पास बोथ आर पॉजिटिव, है ना, बोथ पॉजिटिव, तब भी हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू 127 आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। या फिर दोनों नेगेटिव हो जाए तो मेरे पास केस 2 रहता है बोथ नेगेटिव। यही दो ऑप्शन है। जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाता। ठीक है भैया, हमें यहाँ से ये वाली चीज़ पता चली, बोथ या तो पॉजिटिव होंगे या फिर बोथ हमारे पास नेगेटिव होंगे। ओके, दोनों के सम को देखो, दोनों को जोड़ते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर भैया दोनों पॉजिटिव होते और मैं दोनों को जोड़ता तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव ही आती, तो यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पाती। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से मुझे पता चलता है कि ये तो नहीं होने वाला, यानी कि हमारे पास बोथ नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। हमारे जो दोनों ज़ीरोज़ होंगे दोस्तों, दोनों नेगेटिव होंगे, इस कदर कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन दोनों को जब जोड़ो तो वैल्यू 99 आती है। बहुत अच्छा, ये भी हमारे पास सवाल हो गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लिख लो लिख लो लिख लो लिखो, क्योंकि हम आ गए हैं अब अगले सवाल पे। क्या लगता है, लगता है क्या, क्या है लगता, ये क्वेश्चन कैसा है ज़रा देखें। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओए होए, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बोल दिया है के की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोल नहीं सकते, इक्वल है क्या है, हमें कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन जो है वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा मुश्किल है। तो पिछला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो अब इसको अटेम्प्ट करने में मज़ा आएगा। ज़रा क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें,
वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है यार। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो मैंने उसको px नाम दे दिया, कुछ भी नाम दो या नहीं भी दो तो भी चल जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। और दोस्तों क्वेश्चन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, के की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ओके, मान लीजिए इसके दो जीरोज होंगे, एक को मैं बोल देता हूँ अल्फा, दूसरे में बोल देता हूँ बीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें अभी समझ में नहीं आ रहा, तो हम उतना करते हैं जितना हमें पता है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि भाई जो सम ऑफ ज़ीरो जिसे बोला जाता है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, वो होता है कितना? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की जगह के है, सी की जगह पे के है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाता है माइनस के अपॉन 1। ठीक है, इसको आप सीधे माइनस के भी लिख सकते थे, इतना मुझे पता है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फ़ा बीटा। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? सी अपॉन ए, के अपॉन 1, या फिर सिर्फ आप के लिख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या चीज़ें पता कर सकते हैं? अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो के आ जाता है, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं तो माइनस के आ जाता है। के की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन के ज़ीरो नहीं है। के की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, क्या किया जाए यहाँ पर? ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, एक एक ऑप्शन लेकर के सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दोस्तों सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के ही इसको मैं लिख दूंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस के लिख देते हैं। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के लिख दिया है, अल्फा बीटा को मैं सिर्फ के लिख देता हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, उनको सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लिख दिया है, देखने में हमको आसानी हो जाए। मुझे अल्फा और बीटा के बारे में बातें करनी है। पहली चीज़ यार देखो, एक केस हम देख चुके हैं, बोथ कैन बी नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो उनका हमारे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो। और अगर हमारे पास केस बनाओ, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, है ना? के की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर केस बना करके, इफ़ के इज़ पॉजिटिव, इधर लिखेंगे इफ़ के इज़ नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ऐसे केसेस बनाते हैं। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे के की वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन अल्फा बीटा दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो रहा है। देखो के पॉजिटिव है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से पिछले क्वेश्चन की ही तरह हमें मालूम है कि भैया अल्फा और बीटा बोथ आर नेगेटिव, है ना? अल्फा एंड बीटा आर बोथ नेगेटिव। कैसे? दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, दोनों नेगेटिव को ऐड कर दें तो कुछ और नेगेटिव नंबर आता है, माइनस के भी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि के पॉजिटिव है। तो यस, ये हमारे पास एक चीज़ आई कि भैया के की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, के बस ज़ीरो नहीं है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है। तो अल्फ़ा बीटा दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, उनका बराबर होना ज़रूरी नहीं है। आर ऑलवेज अनइक्वल मैं ऐसा कह नहीं सकता, अभी इस पे मैं नहीं आऊँगा। ओके चलो, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखी? इफ़ के इज़ नेगेटिव। अगर के की वैल्यू नेगेटिव है, ज़रा सोचो, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 1 इज पॉजिटिव। ठीक है, 1 इज पॉजिटिव, 1 नहीं, अल्फा और बीटा में से कोई एक पॉजिटिव है ना? 1 ऑफ अल्फा और बीटा इज पॉजिटिव, 1 इज नेगेटिव। तभी ऐसा होगा दोस्तों, के की वैल्यू अगर नेगेटिव है, के की वैल्यू,
तो दो नंबर का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव हो सकता है जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। मुझे नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, लेकिन एक पक्का पॉजिटिव होगा एक पक्का नेगेटिव होगा। और आगे देखते हैं, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस के पॉजिटिव हो जाता है। दोनों को मैं जोड़ूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को जोड़ करके पॉजिटिव नंबर आया जा सकता है। तो यस, ये वाली हाइपोथेसिस भी हमारी करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ दो ही केस हैं, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। कभी भी वो वाला केस नहीं आ रहा जिसमें दोनों पॉजिटिव हों, वो पॉसिबल नहीं है। दोनों का पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है, तो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये बात तो पक्की तय है। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, यस मज़ा आया। लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी पढ़ के देख तो ले भैया। हैं, क्या लिखा है, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। भैया हमने तो देखा था दोनों नेगेटिव आ रहे थे इस पर्टिकुलर केस में, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो रहा। ऑप्शन डी देखें, आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल भी नहीं हो सकते। देखो हमने देखा था भैया यहाँ वाले केस में, देखो है ना, के की वैल्यू नेगेटिव जब है, के की वैल्यू नेगेटिव जब है तो दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा था। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों मिलकर के पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। तो ये भी ऑप्शन तो नहीं है, कुछ भी लिख दिया इन्होंने। और ये लिख दे, और ऑलवेज अनइक्वल, इस पर्टिकुलर केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो सकती है ना, सेम हो सकती है। तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल दिमाग वाला सवाल था। एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, थोड़ा सा पीछे जाकर के इसको दोबारा देखो। ठीक, बहुत अच्छा सवाल था, लिखो इसको। और अब अपन चलते हैं आगे, लिख लो इसको। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, अब एक और सवाल। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो यार कितने पॉलिनोमियल दे रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर इक्वल। अच्छा, इसके जीरोस इक्वल है। और दोस्तों बहुत अच्छा सवाल, ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। आओ, क्या बोला जा रहा है, देखो समझो पहले क्वेश्चन को। हमें दिया है भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है। इसको हम बोल देंगे भैया पी एक्स, कुछ नाम रख देंगे। आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, हम तो नाम रख सकते हैं। इसके कुछ जीरोस होते हैं, हमें पता है, हम अक्सर क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन ने क्या बोला है ना, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। तो इस केस में इसके जो दो जीरोस होंगे भैया, आप उन्हें बोलो यार ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, या दोनों को बीटा बोल दो, या दोनों को एक्स, एक्स मत बोलना, एक्स तो यहाँ पे लगा ही हुआ है, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों को अल्फा बोल लो। अब फिर से बारी है दिमाग चलाने की, मज़ा आएगा इस बार दिमाग चलाने में। तो क्वेश्चन को लिखो, ये जितना बताया इतना लिखो, वीडियो को पॉज करो और दिमाग चलाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसा आया, आओ इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा, अपने पास यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा दिया है, तो हम जो हमारी थ्योरी है उसको अगर थोड़ा सा अप्लाई कर लें तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ इस बार कितना आता है, वो आता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फ़ा। और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, सम ऑफ ज़ीरो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए के बराबर। दोस्तों ध्यान देना, हमें बोला है कि ज़ीरोज़ आर इक्वल, ये नहीं बोला है कि ज़ीरोस पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस इस तरीके से होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों हमारे पास सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक, हमारे पास इतना आ जाता है। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, क्या हो सकता है इनमें से, हमें साइन के बारे में पूछा जा रहा है, सी और ए सी और ए, सी और बी सी और बी, तो सी तो सभी जगह आ रहा है, ए और बी के साथ में भी हमारे पास कुछ बात है। और दोस्तों थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं यार, यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे अप्रोच करना चाहिए दो केस बना करके। अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव लिख देता हूँ, इधर इधर लिख देता हूँ अल्फ़ा इज़ नेगेटिव। दो ही चीज़ें हो सकती है हमारे पास, अल्फ़ा पॉजिटिव हो सकता है अल्फ़ा नेगेटिव हो सकता है, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो जाए तो बी भी ज़ीरो हो जाता है, सी भी ज़ीरो हो जाता है। करेक्ट, क्वेश्चन में बोला है कि सी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है,
तो एक बात पक्की हो गई, अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता, उस केस को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतने को ही कंसिडर करते हैं। आओ दोस्तों इसको कंसिडर कर लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से सी और ए का तो सेम साइन आएगा, सी एंड ए सेम साइन, ठीक है। अल्फ़ा इज पॉजिटिव तो सी और ए, अल्फ़ा स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, अगर अल्फ़ा नेगेटिव है, अल्फ़ा नेगेटिव है तो भी अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो सी और ए का तो यहाँ भी सेम साइन आने वाला है, सी एंड ए सेम साइन, करेक्ट। यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं। सी एंड ए हैव द सेम साइन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आंसर तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी हम बी और ए वाले को भी चेक कर लेते हैं। भैया क्या पूछा उसने, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया वहाँ पे उसने? आओ बी और ए वाले को चेक करें। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो बी और ए दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो बी और ए का ऑपोजिट साइन हो जाएगा भैया, बी एंड ए ऑपोजिट साइन, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा है, अब बी और ए को सेम साइन का होना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें सेम रहने वाली है, करेक्ट। बी और ए सेम साइन करेंगे, भले ही दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी कट कटा के पॉजिटिव हो जाएंगे, या दोनों पॉजिटिव रह लें, सेम साइन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इस केस में बी एंड ए सेम साइन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चली कि मैं ए और सी के बारे में कंफर्म कह सकता हूँ, ए और सी तो सेम साइन के होने वाले हैं। बी और ए के बारे में मैं कंफर्म बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ऑपोजिट आ रहे हैं, नेगेटिव है तो सेम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए सी और बी पे हम कमेंट, सॉरी बी और ए है, सी और ए के बारे में तो, सी और बी के बारे में तो पता ही नहीं कर पाया है सी और बी का तो मैं पता ही नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हमारा तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ से आप बी और सी के बीच में भी रिलेशन कुछ निकाल सकते हो। बी एंड ए आर ऑपोजिट साइन, ए एंड सी आर सेम साइन, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है, बी एंड सी ऑपोजिट साइन के आ गए, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आया, बी और ए ऑपोजिट साइन के थे, ए और सी सेम साइन के थे, तो ए और सी का साइन तो सेम है, तो बी और सी दोनों वो भी ऑपोजिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, बी और ए सेम साइन के थे, ए और सी सेम साइन के थे, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाता है, बी एंड सी आर सेम साइन। यहाँ पे बी और सी ऑपोजिट आ रहे थे, यहाँ बी और सी सेम आ रहे हैं, तो भैया इनमें से आप कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट बोल नहीं सकते। बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत ही अच्छा सवाल था। ओए होए होए, कैलकुलेशन कितनी हुई, 0, दिमाग कितना लगा, फुल फुल लग गया। लिख लो इसको, बहुत अच्छा सवाल, लिखे इसको, क्योंकि हम चलेंगे अगले सवाल पे। क्या ये सवाल अच्छा था? हाँ यार, ये अच्छा सवाल है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, देखो दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, तो फॉर्मूले लगाते समय गलती नहीं करनी है। क्या क्वेश्चन लिखना है? यस, क्वेश्चन को कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद आगे का जो है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा सीधे, लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह ही उसका और थोड़ा बड़ा नहीं, उससे थोड़ा आसान है। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्या किया जाए, पहले तो इस पी एक्स को लिखे, इसको पहले तो हम कुछ नाम देंगे, बिना नाम के तो हम काम ही नहीं करते। पी एक्स की वैल्यू एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। पॉलिनोमियल के कुछ जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। क्या बोला है, वन इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। अच्छा, अगर एक जीरो अल्फा था तो क्या दोस्तों दूसरे की वैल्यू माइनस अल्फा हो जाती है? क्या इतना पता चल जाता है हमें? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके यार, ये तो कितना लल्लू सवाल है, कितना लल्लू सवाल है।
हमारे पास देखो, बताओ मेरे को देख करके, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोस उसकी वैल्यू होती है -b/a। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि इन्होंने b और a को आगे पीछे कर दिया है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। इसकी वैल्यू जाएगी माइनस, यहाँ पे होता है ना b, उसकी जगह पे इन्होंने a लिखा है तो -a/a की जगह पे 1 लिखा हुआ है तो ये आ जाता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? सम ऑफ ज़ीरोज़, यार इन दोनों को भी तो ऐड करो, अल्फ़ा प्लस माइनस का अल्फ़ा, यार ये तो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ से मुझे पता चल जाता है ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो इसको क्या बोलेंगे भैया? एक्स वाली टर्म नहीं है। एक्स वाली टर्म को क्या बोलते हैं? लीनियर टर्म। लीनियर यानी कि डिग्री 1 वाला होता है, करेक्ट, उसको लीनियर बोलते हैं। तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लॉइज नो लीनियर टर्म। लीनियर टर्म यानी कि एक्स की पावर 1 वाली, ऐसे लिख लेना भैया ब्रैकेट में, एक्स की पावर 1 वाली, ठीक है। नो लीनियर टर्म, हैज़ नो लीनियर टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म के बारे में भी अब बात करी इन्होंने, है ना, ठीक है। कैन हैव ए लीनियर टर्म, ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। कैन हैव ए लीनियर टर्म, नहीं, ये भी ऑप्शन अपना नहीं होने वाला। हैज़ नो लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म की यहाँ पर कुछ बात की गई है। आओ दोस्तों चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकलेगी अगली अगली क्लू अपनी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोस्तों, उसकी वैल्यू कितनी होती है? पहले हम इक्वेशन से देख के बताएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आती है दोस्तों, c/a होता है फॉर्मूला, लेकिन c की जगह तो इन्हें b लिख दिया है तो जाएगा b/a की जगह 1 लिख दिया है। ओके, इसकी जो वैल्यू आती है, अब यहाँ से देख के बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आती है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जीरो है माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू -α² आ गई। अल्फा की चाहे जो वैल्यू ले लो ये हमेशा नेगेटिव है। अल्फा की चाहे जो वैल्यू ले लो ये हमेशा नेगेटिव है क्योंकि α² हमेशा पॉजिटिव होगा, बाहर लगा दिया है माइनस। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है b इज नेगेटिव। अच्छा, b इज नेगेटिव, लेकिन b को इन्होंने क्या बोला? कांस्टेंट टर्म है ना, ये b हमारी कांस्टेंट टर्म है तो हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। b इज नेगेटिव यानी कि हमारे पास, मैं लिख दूंगा, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। आइए भैया, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। कितना अच्छा सवाल था, आसान था ये वाला, है यहाँ यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा है, बहुत सिंपल है, कोई केस वेस नहीं बना यहाँ पे, बहुत बहुत आसानी से हुआ ये वाला, है ना। तो लिखो इसको, लिखो, लिख ही लो यार, इतना क्या आलस, इतना क्या आलस। कितने क्वेश्चन और बचे हैं? लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला, वो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो ही होते हैं, तो और कुछ होता नहीं है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। और मैंने गलती कर दी ना, ऑप्शन तो करेक्ट ये वाला होएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। ये एक्चुअली क्यूबिक का ग्राफ होता है, 3 जगह कट करता हुआ ऐसे निकल जाता है ना, पर क्यूबिक अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब क्यूबिक का ग्राफ बनाना अपने सिलेबस में नहीं है। तो पर पहचानना क्वाड्रेटिक का हमारे सिलेबस में है, तो ये पहचान पाए हम, इसका हमें नहीं पता, मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसको मार्क करो, आगे बढ़ो। दैट इज़ द करेक्ट आंसर एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सिलेबस में से अभी डिलीटेड हैं क्यूबिक वाले, लेकिन क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छे थे, हमने कर सारे लिए, ठीक है। मैं आपको साथ में थ्योरी भी बताता गया, मज़ा आया है। तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम और अगली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय 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 बाय, टेक केयर, सी यू सून दोस्तों, बाय बाय।